अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लास्ट सेशन में पढ़ाया गया था, जो कि हमारा थर्ड सेशन था, हुआ है अभी संडे को। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल रेडी की आप लोगों के लिए। बेसिकली उन्होंने सारा कुछ रिवाइज़ किया है, पहले जो हम पढ़ाया गया था मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में सारा कुछ वो डिस्कस किया है। लेकिन मैं सेशन के लिए स्पेशली कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उसके लिए दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम वेरिएबल को डिस्कस किया गया था। तो हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए 3 कीवर्ड होते हैं। वेरिएबल हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास 3 कीवर्ड्स होते हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड वार। हम सिर्फ यहाँ पे 2 कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, लेट एंड कॉन्स्ट। वार जो है हम डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। लेट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना हो जो जिसकी वैल्यू बाद में हम चेंज कर सकते हो, तो उसको हम लेट से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले लेट कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद वेरिएबल का नेम जो कि हम कोई भी सेंसिबल सा नेम रखेंगे, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा जिस तरह की वैल्यू हम रखना चाह रहे हो। तो यहाँ पे एक ईयर की वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं हम, तो ईयर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल का, इसकी राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसको असाइन हो जाती है। तो 1985 ईयर को असाइन होगी। तो ये लेट कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इस तरह से। और कॉस्ट में फ़र्क ये है लेट और कॉस्ट में कि कॉस्ट की जो वैल्यू एक बार आप असाइन कर देते हैं, फिर ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होती। इसमें हमने यहाँ पे कॉन्स्ट हैंस इक्वल टू 4। अब हम चाहते हैं कि हम हैंस की वैल्यू 20 कर दें। तो जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा कि हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क है लेट और एंड कॉस्ट में। अब इसकी कुछ एग्जांपल है वो मैं, और साथ में जो वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन कुछ बच्चे सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे, तो वो काफ़ी एरर्स वगैरह शो होते हैं, उस वजह से उनको मसला आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब भी हमने स्क्रीन पे यहाँ पे जब भी कुछ डिस्प्ले करवाना हो, रिजल्ट शो करवाना हो, तो उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको हम जो भी पास करेंगे ये हमें कंसोल पे यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। जैसे कि यहाँ पे हम अगर इसे कहते हैं कि मैंने स्ट्रिंग लिखी, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, और इस ये हमें ये स्ट्रिंग जो है ना वो यहाँ पे शो करवा देगा। और अगर हम स्ट्रिंग की जगह पे कोई वेरिएबल पास करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक माई नेम के नाम से एक माई नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने अपना नेम स्टोर करवाया। अब मैं ये वेरिएबल इसको पास कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग को, तो ये इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पे मेरा नेम आप देख सकते हैं, मैंने कमेंट में साथ लिख दिया ताकि इस जो रिजल्ट डिस्प्ले पे शो हो सकता है। तो मेरे वेरिएबल इस वेरिएबल में मेरा नेम स्टोर है, वो मेरा नेम डिस्प्ले करवा देगा। हम इसको नंबर दे दें, स्ट्रिंग दे दें, कुछ भी दे दें, ये हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा वो चीज़। तो हम इसको यहाँ पे अगर ट्रू नंबर दे देते हैं तो वो नंबर डिस्प्ले करवा देगा। इस तरह हम इसको कोई एक्सप्रेशन दे देंगे तो ये उसको कैलकुलेट करके एक्सप्रेशन डिस्प्ले करवा देगा। मतलब इसको नंबर दे दें, एक्सप्रेशन दे दें, कोई स्ट्रिंग दे दें, कोई वेरिएबल दे दें, इसका काम है सिर्फ जो वैल्यूज जो आर्गूमेंट इसको पास किया गया हुआ है इसने उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना। मैं आपको अभी यहाँ पे इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो कोड को जब भी आपने कंपाइल करना, सबसे पहले आपने TSC की कमांड लिखनी है, फिर उसके बाद आपने फाइल का नेम लिखना है। फाइल का नेम लिखेंगे तो ये आपकी कोड को कंपाइल कर देगा। कंपाइल जब कोड हो जाएगा तो आपके पास उसी तरह की एक फाइल, उसी नेम से फाइल आ जाएगी, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो .js होगी। अब आपने इस फाइल को रन करना है नोड के थ्रू। नोड की कमांड दे के उसके बाद आप console.js लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वो पहले आपको बताया था कि इसको अगर हम कोई स्ट्रिंग दे देंगे ये एज इट इज़ हमें प्रिंट करवा देगा। इसको हमने वेरिएबल दिया तो वेरिएबल में जो डाटा स्टोर था, मेरा नेम था यहाँ पे, तो उसने नेम डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद हमने इसको नंबर दिया तो इसने नंबर डिस्प्ले करवा दिया। इसको हमने एक्सप्रेशन दिया था तो इसने उन दोनों को ऐड करके उसका जो रिजल्ट था वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन क्या है, कौन से वैलिड वेरिएबल नेम रख सकते हैं, कौन से इनवैलिड होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे वेरिएबल नेम इनवैलिड कब होगा। हम वेरिएबल के स्टार्ट में डिजिट नहीं दे सकते, मतलब कोई नंबर नहीं दे सकते, 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी नंबर हम वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में नहीं दे सकते। उसके बाद हम स्पेशल कैरेक्टर से अपना नेम शुरू नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे मैंने डबल कोट से किया है, या ये टिल्डा और या फॉरवर्ड स्लैश। और उसके बाद हम अपने वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं दे सकते, जैसे माई स्पेस नेम नहीं लिख सकते। इसके साथ वेरिएबल में हम माइनस का साइन यूज़ नहीं कर सकते,
इसके अलावा हमारे कुछ भी स्टार्ट में जब हम इसको कैप स्मॉल केस यूज़ करें और इसमें इसके एंड पे अंडरस्कोर लगाएं या स्टार्ट में लगाएं, हम सिर्फ दो स्पेशल करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, एक अंडरस्कोर है और एक हमारे पास डॉलर साइन है जो हम वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप स्टार्ट पे लगाएं, एंड पे लगाएं, दरमियान में लगाएं, इससे इसको कोई मसला नहीं होगा, ये हमारा नेम वेरिएबल नेम वैलिड रहेगा। लेकिन हमने इसको ज़रा एक किसी कन्वेंशन के थ्रू यूज़ करना है। तो और अगर हम इसमें नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको एंड पे लगा सकते हैं या दरमियान में लगा लें, बस हम स्टार्ट में नंबर यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के। इस तरह अंडरस्कोर आप दरमियान में यूज़ कर लें, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए, आप इसके स्टार्ट में किया, एंड में किया और ये दरमियान में यूज़ हो रहा है। तो ये इस तरह से हमारा वेरिएबल नेम वैलिड होगा। इनवैलिड इस तरह से होगा कि आप इसके स्टार्ट में नंबर नहीं लगा सकते, कुछ स्पेशल करैक्टर्स सिर्फ दो यूज़ कर सकते हैं, एक तो अंडरस्कोर है, दूसरा डॉलर साइन है। इसके अलावा हम कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते अपने नेम में, और दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते और माइनस का साइन नहीं लगा सकते। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के लिए नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं जिसको हम कैमल केसिंग कहते हैं। कैमल केसिंग में ये होता है, अगर आपका वेरिएबल सिंगल नेम है तो उसको हम स्मॉल केस ही लिखेंगे। तो लेकिन अगर आपका वेरिएबल वन वर्ड से ज़्यादा टू वर्ड पे कंसिस्ट होता है तो इसका मतलब है फिर आप जो है सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखेंगे। जैसे यहाँ पे फुल नेम है लेकिन इसमें सारा मैंने स्मॉल केस लिखा है। ये नेम तो वैलिड है लेकिन हम ये नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं है। नेमिंग कन्वेंशन में के अकॉर्डिंग ये है कि आप इसमें जो सेकंड वर्ड यूज़ हो रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे फुल नेम है, फुल में सारा स्मॉल केस आएगा, लेकिन जब सेकंड वर्ड जैसे ही शुरू होगा तो फिर उसका पहला लेटर कैपिटल कर देंगे। और इसी तरह अगर वो आपका वेरिएबल नेम दो से ज़्यादा वर्ड पे है तो फिर हम क्या करेंगे कि हर न्यू वर्ड जो शुरू हो रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल कर देंगे। जैसे यहाँ पे माई स्मॉल केस है, उसके बाद फुल, उसका एफ कैपिटल और उसके बाद नेम है तो नेम का एन कैपिटल कर देंगे। ये नेमिंग कन्वेंशन है, ये आपने याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। एक तो सिंपल मेथड ये है कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसके साथ ही उसकी वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने दो नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए और साथ ही उनकी वैल्यू भी उनको असाइन कर दी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, वो हमें कंसोल वो हमने दोनों वेरिएबल पास कर दिए तो इसका रिजल्ट हमें शो इस तरह से होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट दो नंबर को ऐड करने के बाद डिस्प्ले हो रहा है 40। अब अगर हम वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू बाद में असाइन करते हैं तो उसमें क्या होगा, इस तरह से जब हम लेट नंबर वेरिएबल का नेम दे दें, नंबर 3 एक वेरिएबल का नेम दे देंगे तो इस तरह हमारा वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर होगा। ठीक है, अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग को सेंड करेंगे पास करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी क्योंकि इसको हमने डिफाइन ही नहीं किया गया। तो उस और फिर उसके बाद जब इस नंबर को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप नंबर इक्वल टू वैल्यू इस राइट साइड से पे जो भी वैल्यू आप देंगे वो इस नंबर को असाइन हो जाएगी। तो अब हम जब इस नंबर को कंसोल डॉट लॉग फंक्शन को पास करेंगे तो अब उसकी वैल्यू 20 आएगी। ये अब अभी हम रन करके देख सकते हैं। ये देखें आपके ये 40 पहले वाले का रिजल्ट है और ये अनडिफाइंड आया जब हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हमने कंसोल डॉट लॉग को पास कर दिया तो उसकी वैल्यू, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू पड़ी नहीं हुई तो वो हमें क्या कहेगा, वो अनडिफाइंड हमें रिटर्न करवा देगा कि हम उसके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो जब हम उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर हमें वो हम दोबारा उस फंक्शन को पास करते हैं तो हमें वो वैल्यू रिटर्न करवा देता है जो उसके पास अब स्टोर हो चुकी है। तो इस तरह से ये होता है, ये वेरिएबल को डिक्लेयर और असाइनमेंट एक साथ ही कर देते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि वेरिएबल को समटाइम आप डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसकी वैल्यू हम बाद में असाइन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। इसी तरह से हम किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसकी वैल्यू हम बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू पहले 28 थी, जब हम कंसोल में पास करेंगे तो हमें रिजल्ट 28 शो करवाएगा। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्योंकि ये लेट के साथ है तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं अब एज इक्वल टू 29 है। जब हम ये पास करेंगे दोबारा कंसोल, ये वेरिएबल पास करेंगे कंसोल को, तो हमें वो न्यू जो वैल्यू वो जो स्टोर करवाई है हमें वो शो करवाएगा। इसमें आप देखते हैं पहले वैल्यू थी 28 और फिर जब वैल्यू को अपडेट किया 29 कर दिया तो अब हमें वो वैल्यू 29 डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन क्या हम कांस्टेंट को अपडेट कर सकते हैं? ये मैं अब आपको ये एग्जांपल दिखाने लगा हूँ क्योंकि मैंने एक कांस्टेंट लिया माय नेम के साथ, उसमें मैंने अपना नेम स्टोर करवा दिया। अब मैं इसको जब डिस्प्ले कराता हूँ तो मेरा नेम डिस्प्ले करवा देगा इस तरह से जो इसमें मैंने स्टोर किया है। और अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ माई नेम इक्वल टू जवाद अहमद हो जाए।
और उसको जब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ तो वो क्या आएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं उसने एक एरर थ्रो कर दिया है। वो ये एरर देखने का भी आपको तरीका बता देता हूँ कि आप ये जब प्रोग्राम रन करते हैं तो ये टर्मिनल में इस तरह आपको एरर दे देगा। वो बता रहा है कि लाइन नंबर 27 पे एरर आ रहा है। वो एरर क्या है कि इस जगह पे आ रहा है, ये जवाद अहमद जो आप असाइन कर रहे हो ये टाइप एरर है, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल आप कर रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी ये मैं अब चेंज नहीं कर सकता। माई नेम जो है वो एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू जब मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, तो इस जगह पे एरर आया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब ये मैंने फाइल क्रिएट की थी .js के साथ, तो जावास्क्रिप्ट में ये जब ये सारा कोड आप देखते हैं मैंने इसको दिया, इसने वैसे मुझे यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करवाया। तो इसने सारा कोड लाइन बाय लाइन रन किया, जो चीज़ कंपाइल करता गया उसको रन करता गया, और जब ये इस लाइन पे पहुंचा लाइन नंबर 27 पे, तो फिर जाके उसने एक एरर थ्रो कर दिया कि आपकी इस जगह पे मसला है। उससे पहले जो जो रिजल्ट आ रहा था वो डिस्प्ले करवाई जा रहा था। अब लेकिन यही सेम कोड मैंने उठा के जब .ts की फाइल में बताया तो उसने फाइल को कंपाइल करने से पहले मुझे बता दिया कि आपका इस जगह पे एरर है, ये आप देखोगे तो आपको बता देगा कैन नॉट असाइन टू माई नेम बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो यही फ़र्क है टाइपस्क्रिप्ट का और जावास्क्रिप्ट में कि ये हम कोड जब राइट कर लेते हैं उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं रन करते हैं, तो जब ये रन टाइम पे जाके एरर देता है। और ये इसी इन मसलों को हल करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं कि ये हमें पहले रन करने से पहले हमें इस तरह के एरर शो करवा देता है कि आपका ये जो वेरिएबल है ये कॉन्स्टेंट है, तो आप पहले इसको करेक्ट करें उसके बाद आप अपना प्रोग्राम रन करें। तो यही कंपाइलर ट्रांसपाइलर है, ये पहले कोड कन्वर्ट करता है तो वो एरर आपको पहले से शो करवा देता है। जबकि जावास्क्रिप्ट में वो इंटरप्रेटर जब लाइन बाय लाइन कोड को रन करता जाता है और जिस जगह पर जाके उसको एरर आता है तो वो उस जगह पर जाके आपको एरर शो करवा देता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डाटा टाइप्स को। तो हमारे पास डाटा टाइप जो है वो नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, नल है एंड अनडिफाइंड, दो हो रहे हैं लेकिन हम फिलहाल इन पांच को देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। नंबर डाटा टाइप में हम जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई नंबर स्टोर करवाना होता है तो उसके लिए हम नंबर डाटा टाइप यूज़ करते हैं। वेरिएबल में हम नंबर जब यूज़ करते हैं तो इस डाटा टाइप को नंबर कहते हैं। इसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्लोटिंग नंबर या डेसिमल नंबर कोई भी नंबर हो जावास्क्रिप्ट में नंबर के थ्रू हम इसमें इसकी डाटा टाइप नंबर होगी। और इसके साथ बूलियन है, तो बूलियन में ये है कि वो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, ट्रू या फॉल्स की। और ये इसकी एक एग्जांपल है, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। और स्ट्रिंग हमारे पास होती है कि पीस ऑफ टेक्स्ट, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। हम प्रोग्रामिंग हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, हम टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। और जब भी हमने स्ट्रिंग को लिखना है डाटा टाइप के तौर पे, तो हम इसको कोट में रैप करते हैं। इसको आप सिंगल कोट में रैप कर लें, डबल कोट में रैप कर लें, तो ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो बन जाएगी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये फर्स्ट नेम है, उसमें एक स्ट्रिंग ली है और इसे रैप किया है, तो ये डबल कोट के साथ हम, और इस तरह से ये एक वेरिएबल मैसेज का उसको हमने रैप किया डबल कोट के साथ। इसको डबल कोट से कर सकते हैं, इसको आप सिंगल कोट से भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे यूज़ किया। लेकिन इस तरह नहीं कर सकते कि आप एक साइड पर डबल कोड लगा दें और एक साइड पर सिंगल कोड लगा दें, ये एरर है। और स्ट्रिंग को इस तरह से आप सिंगल स्ट्रिंग जब भी आपने लेनी है तो आपने इसको डबल कोड या सिंगल कोड में रैप करना है। और इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक माई नेम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें मैंने अपना नेम स्टोर करवाया और इसको सिंगल कोड से रैप किया। बस ये याद रख लें, जब भी स्ट्रिंग लेनी है ये इस जगह पे जो भी डाटा होगा हम उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास डाटा टाइप, हम कितनी तरह का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रिंग करवा सकते हैं, नंबर करवा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं फॉल्स लगा हुआ, ट्रू या फॉल्स करवा सकते हैं। तो ये इस जगह पे जो डाटा होता है वो किस तरह का हम ले सकते हैं, उसके लिए हमें डाटा टाइप की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं। ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है और ये बूलियन है। तो इसको मैंने सिंगल कोड में रैप किया, तो ये हमारी स्ट्रिंग बन गई है। इस तरह से मैंने एक वेरिएबल नेशनलिटी का लिया, उसमें पाकिस्तानी, ये भी एक टेक्स्ट है, तो मैंने इसको रैप कर दिया सिंगल कोड में। इस तरह इस्लाम एक टेक्स्ट है, तो मैंने इसे रैप कर दिया सिंगल कोड में। तो ये बूलियन है, इसमें सिर्फ हमारे पास जब हमने कोई दो ऑप्शन के लिए यूज़ करना हो, यस और नो के लिए, तो उसके लिए हम ट्रू या फॉल्स यानी बूलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं। नेम, एज, नेशनलिटी और रिलीजन और उसके बाद इज मैरिड तो इक्वल टू फॉल्स।
तो ये मैंने सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट करवाया कंसोल के थ्रू। इसका रिजल्ट आप देखें। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो स्टोर करवाया था यहाँ पे कंसोल में, वो मेरा नेम और वैल्यू शो कर रहा है। और ये वेरिएबल में जो मैंने एज शो करवाई थी, एज इक्वल टू 30, नेशनलिटी इक्वल टू पाकिस्तानी, और रिलीजन इस्लाम, एंड मैरिड फॉल्स आ रहा है। तो ये डाटा टाइप है जो हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, उसके लिए यूज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं अनडिफाइंड की और नल की, जो हमारे डाटा टाइप है, नल और अनडिफाइंड की। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको वैल्यू असाइन नहीं करते, तो हम वो तब तक वो हमारी वैल्यू अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू असाइन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। जब हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं तो फिर वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ये मैंने पहले भी एक एग्जांपल में बताया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको नंबर वो हमने कंसोल पे डिस्प्ले करवाया तो उसने अनडिफाइंड शो करवाया। फिर हमने वैल्यूज को असाइन कर दिया, तो वो वैल्यू जब कंसोल वेरिएबल तब पास किया कंसोल डॉट लॉग को, फिर उसने हमें ये वैल्यू जो हमने उसमें स्टोर करवाई वो डिस्प्ले करवा दी। इसी तरह जब हम किसी वेरिएबल को खुद से एम्प्टी रखना चाहते हो, तो फिर हम एक वेरिएबल की डाटा टाइप है नल, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। ये हम अपनी मर्जी से किसी वेरिएबल को एम्प्टी रखवाना चाहते हो। वो होता ही है कि हम समटाइम किसी वेरिएबल को एम्प्टी रखवाते हैं, बाद में इसकी वैल्यू जाकर चेंज करते हैं कंडीशन के लिहाज से कि आप इसकी वैल्यू इसकी कब जाके चेंज होनी चाहिए। तो उससे पहले जब हम उसको खुद से एम्प्टी रखवाना चाहते हैं तो हम उसको एक वैल्यू डाटा टाइप है नल, वो असाइन कर देते हैं। तो आप देखते हैं मैंने यहाँ पे इसमें नल सेव करवाया, लेट लॉगिन एक वेरिएबल लिया। जब मैंने वो डिस्प्ले करवाया तो उसमें जो वैल्यू थी वो नल आ रही थी। ये थी डाटा टाइप के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी स्ट्रिंग के बारे में। मैं इसको रिवाइज करना चाह रहा था इसी लेक्चर में, ताकि इसके बाद सबको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था, हम इसको डबल कोट में रैप कर सकते हैं, सिंगल कोट में रैप कर सकते हैं, या इसको एक न्यू मेथड है बैक टिक के थ्रू हम इसको बैक टिक में भी रैप कर सकते हैं। ये बच्चों को अगर कीज की समझ आ रही है कहाँ पे ये एस्केप की के नीचे होती है बैक टिक की, हम इसको इसमें भी रैप कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को इस तरह से हम जब तक रैप नहीं करेंगे वो हमारी स्ट्रिंग नहीं बनेगी। अगर हम इसकी साइड से ये रिमूव कर देंगे तो ये एरर आएगा। उसके बाद जो स्ट्रिंग है इसको हम इंडेक्स करते हैं, इसकी हर करेक्टर की पोजीशनिंग होती है। तो इसका जो पहला करेक्टर है उसकी वो 0 से स्टार्ट होता है। ये हम यूज़ इसलिए करते हैं कि इसकी पोजीशनिंग होती है इसलिए कि ताकि हम इसमें से किसी भी करेक्टर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या उसको हमने गेट करना हो, तो उस पर कोई एक्शन लेना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। तो हर करेक्टर जो स्ट्रिंग का होता है उसकी इंडेक्सिंग होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, पहला लेटर 0 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल में आपको बताऊँ तो ये T0 इंडेक्स पे है और इसके बाद H1 इंडेक्स पे है। तो इसको हम शो इस तरह करवा सकते हैं कि हम स्ट्रिंग का नेम देंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स नंबर देंगे जो जिसका करेक्टर हम गेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल लिया, उसमें मैं कहता हूँ कि इस स्ट्रिंग 1 का जो 1 इंडेक्स पे एक करेक्टर पड़ा हुआ है वो मुझे डिस्प्ले करवा दो। मैंने वो इसमें सेव करवाया। अब मैं इसको जब कंसोल पे शो करवाऊंगा तो रिजल्ट आपको दिखाता हूँ मैं इसका। आप देख रहे हैं उसने हमें एच रिटर्न करके दे दिया जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे। मैंने आपको बताया जो पहला करेक्टर है वो 0 इंडेक्स होता है, उसके बाद फर्स्ट होता है। इसकी आप वैल्यू चेंज करके देखें, आपको वो 6 पे मैं क्या थोड़ा अगर मैं वो देखना चाहता हूँ तो इसको मैं इंडेक्स 6 कर देता हूँ, दोबारा इसको कंपाइल करके रन करता हूँ। तो 6 इंडेक्स पे एस पड़ा हुआ है, हम काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ये एस जो पड़ा हुआ है ये वाला वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। हम इसको स्ट्रिंग और ब्रैकेट के अंदर जो इंडेक्स लेना इस तरह से वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि सिंपल सीधा कंसोल में हम पहले तो यहाँ पे स्टोर करवा रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं कंसोल में स्ट्रिंग और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो इंडेक्स नंबर देंगे उसका रिजल्ट हमें वो शो करवा देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने एज शो करवा दिया है।
तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम इसको पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के वो वेरिएबल कंसोल को पास करें, या स्ट्रिंग की यही काम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सेम हम कंसोल में ही कर दें, तो वो भी हमें फिर भी टेक्स्ट का इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा होगा वो शो करवा देगा। इसी तरह से हमारे जो बैक टिक के थ्रू हमने स्ट्रिंग लिया, मैं आपको वो डिस्प्ले कराता हूँ, सेम वो भी सेम मेथड से हम स्ट्रिंग को सेव करवा सकते हैं। हम स्ट्रिंग को बैक टिक पे भी रैप कर लिए, या टेन अदर स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट जो इसमें लिखा आ रहा है वो भी आ रहा है। सिंगल कोट और डबल कोट और बैक टिक हो, ये तीनों तरीके हैं हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेंगे। जब भी हमने स्ट्रिंग लिखनी है हमने इनको रैप करना है, तो हम बैक टिक यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अब लेटेस्ट मेथड ये यूज़ हो रहा है। स्ट्रिंग को जब भी डिफाइन करना हो तो बैक टिक, या आप कर सकते हैं सिंगल कोट, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हो रही तो आप वहाँ पे स्ट्रिंग बैक टिक के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग के कुछ मेथड हैं जो कि हम स्ट्रिंग के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जांपल हैं, और मैं इसको यहाँ से थोड़ा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ये हमने वही बैकटिक के साथ स्ट्रिंग, इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग भी कहते हैं, वही बैकटिक से स्टार्ट करते हैं। और ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड हैं, जब हम इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना हो, सर्चिंग करनी हो, रिप्लेस करना हो, या चेन केस करना हो, अपर से लोअर या लोअर से अपर, और स्प्लिट करना हो, इस तरह से स्ट्रिंग के कुछ मेथड हैं वो यूज़ करते हैं। इसका तरीका ये है कि स्ट्रिंग और उसके बाद डॉट के बाद मेथड का नेम आएगा, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो ये आप एग्जांपल मैंने कुछ बना के रखी है, पहले एक वीडियो में मैंने बताई है। एक ग्रीटिंग्स का वेरिएबल लिया, इसमें ये स्ट्रिंग लिया, हाउ आर यू डूइंग। उसके बाद ये एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग की, कि उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो वो डॉट लेंथ से डॉट लेंथ, ये लेंथ उसकी प्रॉपर्टी है। ये स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक कितने करैक्टर यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे हम डॉट लेंथ के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, उसमें अब ये देखें, हम मैंने क्या किया, मैं देखना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो मैंने बैक टिक यूज़ की, यहाँ मैंने लिखा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। उसके बाद फिर मैंने इस वेरिएबल को टेम्पलेट स्ट्रिंग में एक्सेस किया। तो इसको एक्सेस करने का तरीका ये है, जब भी हमने किसी वेरिएबल को टेम्पलेट स्ट्रिंग में एक्सेस करना हो, तो फिर हम डॉलर साइन और करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और दरमियान में उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं, और एंड पे फिर बैक टिक से हमें इस पूरी स्टेटमेंट को क्लोज करना है, तब जाके ये सही तरीके से रन करेगी। तो अब क्या होगा, यहाँ ग्रीटिंग की जो लेंथ है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, वो यहाँ हमें डिस्प्ले हो जाएगी जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे कंसोल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीटिंग में जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो हम शो करवा रहे हैं कि वो क्या है, तो वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसके बाद मैंने ये जो प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ की, ये हम लेंथ इसकी डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लेंथ प्रॉपर्टी के एंड पे कभी भी पैरेंथेसिस नहीं आती, ये फ़र्क है प्रॉपर्टी और मेथड का। मेथड के एंड पे हमेशा पैरेंथेसिस आएंगी, ठीक है। अब आप मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ कि जो ये मैंने स्ट्रिंग लिखी थी, मैं सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया, ग्रीट इन लोअर केस। अब मैंने इस स्ट्रिंग में जो टेक्स्ट पड़ा हुआ उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को कॉल करूँगा यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं ये मेथड अप्लाई कर दूँगा। जब भी मेथड या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तो हम ये डॉट का ऑपरेटर, डॉट का साइन यूज़ करते हैं। और इसके बाद ये मेथड है टू लोअर केस, ये जब हम स्ट्रिंग पे अप्लाई करेंगे तो इसमें जितना भी टेक्स्ट होगा उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह जब अपर केस करना हो तो ये स्ट्रिंग का मेथड है टू अपर केस, ये उसको जो टेक्स्ट होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक और मेथड है, काफ़ी मेथड है, मैंने 3-4 आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश की है। एक है ट्रिम का। ट्रिम क्या करता है कि इसके स्टार्ट में या एंड पे अगर कोई स्पेस आ रही है तो ये उस स्पेस को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। उसके बाद एक मेथड होता है स्लाइस का। स्लाइस में हम उसको एक हमें न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करवाता है। इस सब में हमें न्यू स्ट्रिंग जो ओरिजिनल होगी उस पर उसको चेंज नहीं करता, बल्कि उसको हम ये इसकी कॉपी लेता है, उसके बाद उसको चेंज करता है। ये मतलब इस केस में लोअर केस करेगा, फिर हम उसको इसमें सेव करवा देंगे। ये अपर केस है तो हम अपर केस इस न्यू वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं। इस तरह उसकी साइडों से ये जो स्पेस ले रहा होगा वाइट स्पेस, वो उसको डिलीट करवा के ट्रिम्ड ग्रीड का एक वेरिएबल मैंने लिया उसमें सेव करवा रहा हूँ। इस तरह ये इस स्ट्रिंग को लेगा, इसको स्लाइस कर देगा। कहाँ से करेगा, इंडेक्स नंबर 4 से शुरू करेगा स्लाइस करना। उसके बाद 4 से यहाँ से ये बनता है 0 1 2 3 4, यहाँ ए से शुरू करेगा, तो इसके बाद एंड तक जाएगा, वो सारी स्लाइस करके हमें दे देगा ये स्लाइस का मेथड। तो मैं उसको सेव करवा रहा हूँ स्लाइस ग्रीड में। अब इस सबका रिजल्ट देखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को।
तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 20 आ रही है, इसकी टोटल लेंथ इस टाइम पे 20 है, ये स्पेस भी इंक्लूड होगी जो एंड पे आ रही है। उसके बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग किस तरह से शो हो रही है आप देखें, हाउ आर यू डूइंग, ये इस यहाँ पे डिस्प्ले करवाई मैंने। उसके बाद इस सबको कन्वर्ट किया लोअर केस में, वो आप देख रहे हैं कि लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट किया, तो ये अपर केस में आप देख रहे हैं। उसके बाद ये ट्रिम कर रहा है कौन सी स्पेस को एंड पे है, अगर स्टार्ट में होती तो स्टार्ट वाली भी कर देता। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे अगर स्पेस दे दूँ इस तरह से, और इस प्रोग्राम को मैं दोबारा कंपाइल करके रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके स्टार्ट में भी स्पेस आ रही है, जो कि जब मैंने इस पर ट्रिम का मेथड लगाया तो इसने वहाँ से उसको स्पेस को ट्रिम कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब मैं इस स्पेस को डिलीट करता हूँ। तो इस स्लाइस में आप देख रहे हैं उसने फर्स्ट 0 1 2 3 इतने इंडेक्स को छोड़ के 4 इंडेक्स से उसने स्टार्ट किया स्लाइस करना, आर यू डूइंग, उसको उसने स्लाइस करके ओरिजिनल स्ट्रिंग को स्लाइस करके हमें दे दिया। ये बात आपने याद रखनी है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को ऑल्टर नहीं करते, ये फंक्शन ये उनकी कॉपी लेता है, उसको चेंज करता है, उसके बाद हम उनको यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे न्यू वेरिएबल लिया तो इसमें स्टोर करवा लिया। तो इसी तरह ये ट्रिम का मेथड है वो स्पेस डिलीट कर देगा तो स्टार्टिंग और एंड से, और इसी तरह स्लाइस का मेथड है वो आपको स्ट्रिंग को स्लाइस करके दे देगा, जो इंडेक्स नंबर आप उसको देंगे वहाँ से स्टार्ट करके। ये कुछ मेथड है वो मैं आपको लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा स्ट्रिंग के। ये तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये इसके कुछ मेथड इसमें से मैंने कुछ बताए हैं, बाकी आप ये वन बाय वन करके देख लें। इसमें से ये जो आ रहे हैं ये डिलीट हो चुके हैं, और बाकी आप मेथड ये स्लाइस का मैंने बताया, ये रिप्लेस हो गया, रिपीट हो गया, तीसरा अपर केस, ये टू लोअर केस है, ये तो अपर केस है, ये ट्रिम का भी आ गया। तो ये बाकी के मेथड आपको देखिएगा, और ये आपको अगर अच्छे से आ गए तो इसका मतलब आज जो बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको आगे फिर बहुत आसानी होगी चीज़ों को करने में। अच्छा, अभी मैं ऑपरेटर शुरू करूंगा, उससे पहले मैं सिर्फ आपको एक बार टेम्पलेट स्ट्रिंग का फिर एक बार थोड़ा सा बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, उनमें मैंने फर्स्ट नेम है अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम स्टोर करवाया। तो जो हमारा ओल्ड मेथड था उसमें जब हम इन दो वैल्यू को जब डिस्प्ले करवाते थे तो दरमियान में स्पेस नहीं आती थी उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि मैं अगर दो वेरिएबल लिया मैंने, उनमें जो भी डाटा स्टोर करवाया तो वो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता हूँ। मैंने आपको कंसोल के जब दिखा रहा था कोड तो उसमें मैंने बताया था हम कंसोल को वेरिएबल पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कुछ भी पास करेंगे ये उसका उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमें डिस्प्ले करवा देगी। तो मैं इसको फाइल का रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू पड़ी थी वो आ गई, और दूसरी वैल्यू बिल्कुल उसके साथ जुड़ के आ रही है, दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। तो और अब दरमियान में अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम उसके लिए क्या करते थे, ये प्लस का जो साइन होता है ये कंकैटिनेशन के लिए यूज़ करता है, ये हम दो वेरिएबल को आपस में जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए भी यूज़ होता है। जिस तरह ये प्लस का साइन दो नंबर को ऐड करने के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जब इसकी एक साइड पे भी स्ट्रिंग आ जाए तो ये फिर उनको आपस में कंकैटिनेट कर देता है, ज्वाइन कर देता है। तो ये दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। तो हमें इसके दरमियान में अब स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा स्पेस को भी यहाँ पे जोड़ने के लिए हम प्लस के साथ फिर यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, कोड के अंदर सिंगल कोड ले लें, डबल कोड ले लें, जैसे मर्जी आप कर लें, फिर हम कोड के अंदर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब हम इस कोड को जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब स्पेस क्रिएट हो चुकी है। उसको लेने का पहले ये ओल्ड मेथड है, उसका तरीकाकार ये था कि आपने स्पेस भी क्रिएट करनी है तो उसके लिए फिर आप इस तरह से स्पेस ले सकते हैं कि प्लस का साइन लो, दरमियान में स्पेस को ऐड करो, फिर उसको भी कंकैटिनेट कर दो। अब हुआ ये है कि फर्स्ट वेरिएबल कंकैटिनेट हुआ किसके साथ, इसके बाद आ गई स्पेस,
स्पेस के साथ बाद फिर हमने कुछ और कंकैटिनेट करना, तो फिर से हम प्लस का साइन लेंगे और उसके बाद वो वेरिएबल नेम दे देंगे जो उसके बाद आ जाए, तो ये चेन बन जाती है। यहाँ पे फर्स्ट नेम फिर दरम्यान में स्पेस, फिर इस तरह से सेकंड नेम। तो ये ओल्ड मेथड है, हम इसको इस तरह से जब स्पेस क्रिएट करनी होती है तो हमें इस तरह से करना पड़ता है। अब इन सारी चीज़ें बचने के लिए हम बैकटिक यूज़ करते हैं। बैकटिक में यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस क्रिएट करनी है तो जितनी मर्जी स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे जितनी स्पेस बार दूंगा वो मेरे नेम में यहाँ उतनी स्पेस ऐड कर देगा, तो इसमें हमें इस तरह से नहीं करना पड़ता प्लस का साइन लो फिर इस तरह से कोट्स में स्पेस दो। तो यहाँ पे ये सिंपल आपने क्या करना है, बैकटिक से स्ट्रिंग को डिफाइन करना है। अब इसमें आप डबल कोट लो, सिंगल कोट लो, जैसे मर्जी आप यूज़ करो, जो भी आप इसमें लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो अगर ये चीज़ वहाँ स्ट्रिंग के थ्रू मैंने की होती तो एरर आना था कि एक साइड पे मैंने डबल कोड यूज़ किया और एक साइड पे मैंने सिंगल कोड यूज़ किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर ये चीज़ हम स्ट्रिंग के ओल्ड मेथड के थ्रू करते तो हमारा एरर आना था, क्योंकि हमें दोनों साइड में एक जैसा या तो सिंगल कोड यूज़ करना है या डबल कोड। लेकिन क्योंकि हम बैकटिक यूज़ कर रहे हैं तो इसके दरमियान जो भी आएगा वो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये समझाने के लिए आपको यूज़ किया था, एक साइड पे डबल कोड एक साइड पे सिंगल कोड। तो इसका तरीका ये है कि जब इसमें वेरिएबल हमने एक्सेस करना होता है तो उसमें डॉलर साइन करली ब्रेसिस उसके अंदर फिर वेरिएबल का नेम दे देते हैं, जो कि हम कंसोल में सीधा सीधा इस तरह सिंपल सिंपल वेरिएबल नेम दे देते थे। लेकिन इसमें देने के लिए क्योंकि साइड पे हम वो यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते थे डॉलर साइन और करली ब्रेसिस फिर नेम देंगे। तो इस तरह फिर इसमें दरम्यान में प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो स्पेस बार प्रेस करो वो आपकी आ जाएगी। और इसमें आप कुछ भी करो, डबल कोड लगाओ ना लगाओ, बस आपका ये अगर मैं अंदाज में इस मेथड के थ्रू डिस्प्ले करवाना चाहता तो मुझे इतना सा करना पड़ना था। ये आप देख रहे हैं ये न्यू मेथड है बैकटिक के थ्रू स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए या डिफाइन करने के लिए। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो ये मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी, इसमें मैं ब्रीफली आपको फिर से बता देता हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं कि दो नंबर्स या ज़्यादा नंबर के दरमियान मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे हमने दो नंबर लिए, उनको हमने ऐड करवाया, तो मैंने यहाँ पे आप देखते हैं एक वेरिएबल उसमें वैल्यू 8 है, दूसरे में 4 है, मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया ऐड का। इन दोनों नंबर को मैंने यहाँ पे ऐड करवाया और उसका मैंने रिजल्ट यहाँ पे बैकटिक वाला मेथड यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवाया। तो यहाँ पे मुझे आना चाहिए रिजल्ट इसका 8 + 4 12। ये आपको पता है कमेंट हम यूज़ करते हैं ये हमारी आसानी के लिए होता है, प्रोग्राम रीडेबल होते हैं, इसको समझना प्रोग्राम को, तो इसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं ताकि हमें डेवलपर या जिसने प्रोग्राम लिखा होता है उसको प्रोग्राम की समझ आ रही हो कि वो यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो उसको सिंगल लाइन लिखने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ये मैंने सारा कोड JS फाइल में लिखा था, अगर प्रोग्राम मेरा जल्दी रन हो जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाना फिर कंपाइलिंग में टाइम लगता है। तो अब देख रहे हैं रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 12, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 नंबर ये जो 8 और 4 का एडिशन का रिजल्ट जो है वो क्या आ सकता है। तो जब दोनों ऐड करना दो नंबर को उनके दरमियान में प्लस का साइन लगाएं और ये एडिशन के लिए है। इस तरह मैं बाकी भी सारे एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये सब्ट्रैक्शन का है कि इन दो नंबर को जब माइनस का साइन लगाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका रिजल्ट देखने के लिए अब आप देख सकते हो कि एडिशन का रिजल्ट 12 था और 8 - 4 = 4। अब ये इसी तरह से ये मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टैरिक का साइन यूज़ करते हैं, तो इसका रिजल्ट आप देख लो वो 32 आया। 8 × 4 32 होता है। तो ये प्लस माइनस और डिवाइड करने के लिए हम ये साइन फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इसका रिजल्ट 8 / 2 8 / 4 = 2। ये इसका रिजल्ट है। मतलब हमने दो नंबर लिए, उसके बाद मैंने हर एक के लिए एक सेपरेट वेरिएबल लिया, ऐड की एडिशन के लिए ऐड का वेरिएबल उसमें रिजल्ट उसका डिस्प्ले करवा दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट का वेरिएबल लिया। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं मैंने लेकिन वो रीडेबल होना चाहिए, आपको समझ आएगी वो वेरिएबल का मतलब क्या है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इसमें वैल्यू स्टोर की, फिर वो मैंने डिस्प्ले करवा दी। इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वैल्यू डिस्प्ले करवाई, और डिवाइड दो नंबर हो रहे हैं, वो मैंने डिवाइड का वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई और मैंने डिस्प्ले करवा दी। ये सब का रिजल्ट आ रहा है। एक और इसमें होता है मॉडुलस। तो उसका मॉडुलस होता है एक्चुअली
आपका जब कोई दो नंबर डिवाइड होते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो हमारा मॉडुलस होता है। इसके लिए यहाँ पे इसी एग्जांपल को आप देख लें कि ए डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, तो इसको डिवाइजर कहते हैं, ये डिविडेंड और ये क्वोशिएंट होता है। लेकिन जो यहाँ पे रिमाइंडर होता है ये हमारा मॉडुलस का फंक्शन हमें ये बताता है जब किसी नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो हम कैलकुलेट करने के लिए मॉडुलस यूज करते हैं, जिसका सिंबल ये है, ये परसेंट का साइन हम यूज़ करते हैं। 8 मॉडुलस 2। अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 8 डिवाइडेड बाय 4 होगा तो रिजल्ट जो मेरे ख्याल में 0 आना चाहिए, जो कि ये 0 क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो ये रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है मॉडुलस। इसके बाद है हमारे पास एक्सपोनेंट का, तो ये डबल स्टार यूज़ होता है पावर के लिए, एक्सपोनेंट के लिए। यहाँ पे ए नंबर 1 की वैल्यू 8 है और नंबर 2 की वैल्यू 4 है, तो 8 का पावर 4 तक जब हम किसी को नंबर को रेज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम अभी देखते हैं इसका क्या आता है। इसका रिजल्ट आ रहा है 4096। तो ये अगर आप कैलकुलेटर पे देखें, 8 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमने, थ्री टाइम्स हो गया तो 4 टाइम्स, ये आप देख लें 4096, सेम वही रिजल्ट आया। तो ये किसी नंबर की पावर जब कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए डबल स्टार यूज़ करते हैं। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल होते हैं कि कौन पहले मल्टीप्लाई होगा कौन पहले डिवाइड होगा। तो इसमें ये एक आप कीवर्ड याद रख लें, पेडमास, कि सबसे पहले जो पैरेंथेसिस होगी उसमें जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी, उसके बाद एक्सपोनेंट अगर होगा तो वो कैलकुलेट होगा, फिर डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगी, एंड में सब्ट्रैक्शन होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें प्लस का साइन भी है और मल्टीप्लाई का भी, तो मल्टीप्लाई पहले आ रहा है और जो एडिशन है वो बाद में आ रही है। तो पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, 20 होगा, फिर 20 प्लस 3 होगा तो 23 होगा। ये नहीं हो सकता कि 4 प्लस 3 7 हो जाए और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 वो 35 बनता है, जो कि गलत आंसर है, असल में 23 बनता है। तो ये इस ऑर्डर में होगा। ये आप ये कीवर्ड याद रखें, इसमें आपको आसानी होगी कि पहले कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस तरह पैरेंथेसिस अगर यूज़ हो रही है तो पहले जो पैरेंथेसिस में वही यूज़ होगा, मैंने ऊपर वाली एग्जांपल पे पैरेंथेसिस लगा दी थी। इसके बाद अगर आप देखें हम प्लस के साइन जो कि मल्टीप्लाई वैसे तो पहले होना चाहिए, लेकिन अगर पैरेंथेसिस यूज़ हो रही हैं तो पहले पैरेंथेसिस होंगी। जैसे कि ये देख लें, सबसे पहले ऑर्डर जो वो पैरेंथेसिस आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है। तो पहले पैरेंथेसिस में जो भी है वैल्यू वो कैलकुलेट होगी, वो बाद में जाके जो बाहर वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ ऑपरेट होगा, जो भी इसमें ऑपरेटर यूज हो रहा है। इसी तरह से ये थोड़ा मैंने एक लंबा एक्सप्रेशन लिखा है। ये इस तरह इस तरह जब लिखा जाता है इस चीज़ को एक्सप्रेशन कहते हैं। जब भी कोई वैल्यू कैलकुलेट हो रही हो, कैलकुलेशन हो रही हो, तो इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेशन कहते हैं। या वैल्यू साइन हो रही हो या इस तरह कैलकुलेट हो रही हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और पैरेंथेसिस और प्लस का साइन है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस होगी, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद फिर प्लस होगा, तो एंड में आंसर इसका 10 आता है। इसी तरह ये एक है और मैंने एग्जांपल इसकी दी है और इसमें मैंने फिर पावर भी यूज़ की है। तो इसमें सबसे पहले पैरेंथेसिस होगी, पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंट यूज़ हो रही है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो डिवाइड बाय 3 हो जाएगी। उसके बाद अब हमारे पास एडिशन होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा यहाँ पे कोई भी, तो वो पैरेंथेसिस में ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर एडिशन होगी, ये वाला प्लस इसकी जो भी वैल्यू है उसके साथ हो जाएगा। और उसके बाद एंड में हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी, जो भी हमारा ये ऑर्डर बनता है। आप इसमें देख लें, इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। तो अब इस तरह से मैंने वो कमेंट के अंदर वैल्यू पहले से जो आती है वो कैलकुलेट करके रखी है, तो आप देखें वो एज इट इज है 23 23 35 10 25 8 35 10 25 8। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में था। अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास ये है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू इक्वलिटी के लिए ये यूज़ होता है, नॉट इक्वल के लिए ये साइन है, और स्ट्रिक्ट इक्वलिटी के लिए ये ट्रिपल इक्वल यूज़ होता है, और स्ट्रिक्ट नॉन इक्वलिटी के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल का साइन। इस तरह से ये साइन आप याद कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू, जब भी कोई वैल्यू इधर वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो राइट साइड वाली वैल्यू से, तो ये यूज़ होगा।
और ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये वैल्यू या तो ट्रू है या ये एक्सप्रेशन जो भी है इसकी जो भी रिजल्ट आ रहा है वो या ट्रू है या फॉल्स है। इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होती है। तो ये आप देख लें, कुछ एग्जांपल दी हुई है। 0.2 ग्रेटर देन 0.3 से फॉल्स है। तीसरा नेगेटिव नंबर है, लेस देन ग्रेटर देन इस तरह यूज हो रहे हैं। अच्छा, ये इक्वल है और लेस देन और इक्वल है, तो 0.5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसलिए ये ट्रू होगा। क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू होता है, दोनों में से एक भी चीज़ ठीक हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाएगा। ये 99 ग्रेटर देन है, बिल्कुल ग्रेटर देन है 4 से, तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। इस तरह 99 ग्रेटर देन 99 है, 99 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल जरूर है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब ये स्ट्रिंग को कंपेयर करवा रहे हैं, तो स्ट्रिंग बेसिकली ये ए लेस देन बी है। तो बेसिकली ये इनका यूनिकोड होता है, जो कि मतलब हर कैरेक्टर का भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज में कोड होता है। तो ए का कोड बी से वो यूनिकोड है, मेरे पास फाइल पड़ी लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता। तो वो यूनिकोड कंपेयर करवाते हैं, इसका यूनिकोड इससे छोटा है तो इस वजह से वो इसको ट्रू करवा देते हैं। तो स्ट्रिंग भी बेसिकली यूनिकोड की फॉर्म में बैक एंड पे कोड होता है, उसको कंपेयर करवा रहे होते हैं, तो उस रिजल्ट की बेस पे ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब ये जो डबल इक्वल जब दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करता है, तो ये सिर्फ उसकी वैल्यू को कंपेयर करता है लेकिन उसकी टाइप को कंपेयर नहीं करता। ये क्या करता है, उसकी टाइप को खुद ही कोहर्स कर लेता है, मतलब वो खुद ही वो एक जज कर लेता है और उसके बाद उसको एक टाइप में ले आता है और फिर उसको कंपेयर करता है। तो उसके बाद लेकिन इसमें हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये देखिए, डबल इक्वल जब यूज होता है, सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, वो वैल्यू ट्रू रहेगा। और बी, ये स्ट्रिंग कंपेयर हो रही है सी से, तो ये फॉल्स ही आएगी, सारी बात है। यहाँ पे 7 कंपेयर हो रहा है 7 के साथ, लेकिन यहाँ पे 7 स्ट्रिंग है, ये 7 नंबर है, तो वो कह रहा है कि ये ट्रू है। तो यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर कर रहा है लेकिन टाइप को नहीं कर रहा, जबकि टाइप ये इस साइड पे स्ट्रिंग है और इस साइड पे नंबर है। तो ये दो सेपरेट टाइप है लेकिन वो कह रहा है कि ट्रू है। तो इसी तरह जो जीरो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ वो कह रहा है ट्रू है। ये मैं आपको बताऊंगा, जब कोई एम्प्टी स्ट्रिंग होती है तो उसकी वैल्यू भी एक तरह से ट्रू होती है, फॉल्स होती है। तो जीरो की वैल्यू भी फॉल्स होती है। और ये मैं थोड़ा एडवांस कंसेप्ट में समझाऊंगा अभी आगे जाके। तो ट्रू इक्वल टू फॉल्स, ये तो फॉल्स ही होना चाहिए। जीरो इक्वल टू फॉल्स, वो कह रहा है ट्रू है। तो नल इक्वल टू अनडिफाइंड, वो कह रहा है ट्रू है। हालांकि फॉल्स इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए, जीरो इक्वल टू फॉल्स नहीं हो सकता। और ना ही जीरो इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेकिन वो कह रहा है कि जीरो एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल इक्वल। वो क्या करता है, वो उसकी टाइप वैल्यू तो चेक करता ही है लेकिन उसकी टाइप भी चेक करता है कि जो टाइप यूज हो रही है वो कौन सी है। सेम टाइप के है तो कंपेयर, दोनों का कंपेयर करने के बाद आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 आंसर ट्रू है। 1 इक्वल टू 2, ये तो फॉल्स होना चाहिए। 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, ये 2 नंबर है या ट्रू 2 स्ट्रिंग है। तो पहले हमारा डबल इक्वल में ये ट्रू आ रहा था लेकिन अब हमारा फॉल्स आएगा क्योंकि ये उसकी टाइप भी चेक कर रहा है। तो इसी तरह फॉल्स इक्वल टू जीरो, जबकि वो पहले डबल इक्वल में ये ट्रू बता रहा था, यहाँ पे वो कह रहा है ये चीज फॉल्स है। तो इसी तरह नॉट ऑपरेटर यूज होता है। वो कह रहा है 10 इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 10, वो कह रहा है कि फॉल्स है। ठीक है, ये 10 इज नॉट इक्वल टू 10, हालांकि ये बात सही है कि 10 नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। जब हम ये स्ट्रिक्ट नॉन इक्वलिटी यूज करेंगे जिसमें डबल इक्वल का साइन लगा के साथ में ये एक्सक्लेमेशन मार गया, तो वो क्या करेगा, नंबर को चेक कर रहा है, उसकी टाइप भी चेक कर रहा है। वो 10 इज नॉट इक्वल टू 10, वो कह रहा है ट्रू है क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, इस वजह से वो कह रहा है कि ये दोनों 10 आपस में इक्वल नहीं है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम इनको यूज़ किस तरह करेंगे, तो हम इस तरह से ये कंडीशनल में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है कोड में। वहाँ हम इस तरह का यूज़ करते हैं कि अगर तो हमारा कोड ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये कोड रन कर दो, फॉर एग्जांपल। अगर नहीं है तो फिर ना रन करो, फॉर एग्जांपल। यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि हमारा कोड सिर्फ तब रन हो अगर कंडीशन ट्रू हो। फॉर एग्जांपल, एक रेटिंग का वेरिएबल लिया, उसमें 3 वैल्यू स्टोर करवाई। वो कह रहा है कि रेटिंग का वैल्यू यानी इसमें जो पड़ी हुई वैल्यू वो इक्वल टू 3 है, तो ये जो इस करली ब्रेसेस के अंदर कोड पड़ा हुआ है वो रन कर दो। अगर वो नहीं इक्वल तो फिर ये कोड रन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्योंकि रेटिंग का जो वैल्यू है वो भी 3 है, हम दो वैल्यू को कंपेयर करवाना है, इधर भी 3 पड़ा हुआ और इधर भी 3 है,
तो कंपेयर करने पे वो कह रहा है ट्रू है। जब ट्रू होगा तो इस करली ब्रेसिस में जो कोड है यू आर अ सुपरस्टार, तो ये कोड रन हो जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट के लिए जहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करते हैं तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, जहाँ तब हम इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हम इफ एल्स और फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ क्यों करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में कुछ जो वैल्यूज है उनकी वैल्यू इनहेरिट होके मतलब या ट्रूथीनेस होती है या फॉल्सीनेस होती है। यहाँ पे आप ये समझ लें हमारे पास फॉल्स जो वैल्यूज हैं वो या तो फॉल्स की तो फॉल्स आजारी बात वैल्यू वैल्यू होती है। जीरो की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो मतलब बुलियन में तो वो फॉल्स आएगी। इस तरह अगर स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी होगी, इसमें कुछ भी हमने नहीं लिखा होगा जब स्ट्रिंग में, तो फिर उसकी वैल्यू हम बुलियन में कैलकुलेट करेंगे तो वो फॉल्स आएगी। नल की, अनडिफाइंड की, और ये एक और है नॉट 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 अ नंबर। तो इनकी जब वैल्यू हम बूलियन में कैलकुलेट करेंगे तो वो फॉल्स होगी। ये आपको आगे जाके समझ आएगी, लेकिन आप जेन में बस एक बात रख लें कि फॉल्स, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड और नॉट अ नंबर की वैल्यू फॉल्स होती है, यानी नेचर में ये थोड़ा फॉल्स ही होते हैं। और इसके अलावा कुछ भी हो वो सब इसमें वो उनकी वैल्यू ट्रूथ ही होती है। मतलब या स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग में इसमें सिर्फ कुछ सिंगल एक करेक्टर लिख देंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो कंडीशनल में जब आप अप्लाई कंडीशन में ये रखेंगे तो फिर आपकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी ट्रू आएगी। ये आगे जाके समझ आएगी, लेकिन आप जेन में सिर्फ ये रख लें तीन चार ये चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू फॉल्स होती है। जीरो की फॉल्स होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग की होगी, नल की, अनडिफाइंड की और नॉट नंबर की। बाकी सब की जो है वो ट्रू होती है। अब मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए एक एग्जांपल बनाई है। इसमें अब मैंने दो नंबर लिए, एक में 3 वैल्यू स्टोर करा दी, दूसरे में 5 करवा दी। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं एक न्यू वेरिएबल लिया रिजल्ट का, उसमें हम कंपेयर करवा रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 को। नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि नंबर 1 में वैल्यू पड़ी है 3 और नंबर 2 में 5, 3 लेस देन 5 होता है। तो रिजल्ट में जो हमें वैल्यू शो कराएगा वो कहेगा ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह मैंने सबकी कराई, हम वन बाय वन सबका रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, इसमें उसकी वैल्यू हमें शो, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट में उसने स्टोर करवाई है। तो रिजल्ट को जब हमने डिस्प्ले करवाया तो वो हमें बता रहा है कि उसकी वैल्यू ट्रू है। इसी तरह से बाकी सब का भी आप हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह। नंबर 1 में वैल्यू पड़ी है 3, 3 ग्रेटर देन 5 है, नहीं 5, फॉल्स आएगी, रिजल्ट हमें हमारे पास फॉल्स आएगा। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग है, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग की जो हम लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रिंग को सेव करवाया माय नेम में, उसको माय नेम जो स्ट्रिंग उस पर प्रॉपर्टी लगाई लेंथ की, तो उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सेव हो जाएगी। माय नेम लेंथ का मैंने एक वेरिएबल लिया उसमें। तो मैं कहता हूँ कि वो मैंने डिस्प्ले कराया तो हमें पता चल गया उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 5 है। तो मैं कहता हूँ कि नंबर 2, इस टाइम हमारे पास क्या है, नंबर 2 5 है। तो नंबर 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू माई नेम लेंथ में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास 5 पड़ी हुई है, तो नंबर 2 भी 5 है। तो ग्रेटर देन है, नहीं ग्रेटर देन तो नहीं है, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं होता, लेकिन इक्वल है। तो ये साइन यूज होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो पहला ये तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, इस वजह से उसका आंसर आएगा ट्रू। इसी तरह से नंबर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, नंबर 1 में हमारे पास पड़ा हुआ 3, 3 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, यहीं पे फॉल्स हो जाएगा तो उसको वो फॉल्स डिक्लेयर कर देगा। अच्छा, उसमें फिर अब नॉट ऑपरेटर होता है कि जो वैल्यू आपके पास है यहाँ पे अगर फॉल्स आई है तो फॉल्स के साथ जब हम नॉट ऑपरेटर लगा देंगे तो वो फॉल्स को ट्रू कर देगा, और अगर यहाँ पे हमारे पास ट्रू होती तो नॉट ऑपरेटर लगाते तो उसको ट्रू को फॉल्स कर देता। इस तरह इस मतलब इस फॉल्स को ट्रू कर देगा जब हम नॉट ऑपरेटर लगाएंगे। इसी तरह से डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल इक्वल की एक एग्जांपल है कि एज की एक वेरिएबल है जिसमें एज 28 है और रोल नंबर है जिसमें मैंने स्ट्रिंग में सेव करवाया 28। तो वो मैंने यहाँ बताने के लिए कि एज डबल इक्वल का जब साइन यूज करेंगे तो वो कहेगा कि ये वैल्यू ट्रू है क्योंकि दोनों की वैल्यू 28 आ रही है, लेकिन इसकी टाइप डिफरेंट है। वो उसको खुद ही कोहर्स कर लेगा, वो खुद ही मतलब इसको जज नहीं करेगा और आपको बता देगा कि ये वैल्यू ट्रू आ रही है। लेकिन जब यही चीज़ हम ट्रिपल इक्वल के साथ यूज करेंगे वो कहेगा फॉल्स है,
कि ये वैल्यू तो सेम है लेकिन ये डाटा टाइप सेम नहीं है, ये डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ये डाटा टाइप नंबर है, तो इस वजह से इसका आंसर फॉल्स आएगा जब हम ट्रिपल इक्वल यूज करेंगे। लेकिन जब डबल इक्वल यूज करेंगे तो आंसर ट्रू आ रहा था। इसी तरह से ये ट्रिपल इक्वल पे जब हमारा इसका आंसर फॉल्स आ रहा था तो हम उस पर नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो फॉल्स को वो ट्रू कर देगा। इसको हम प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो सारी वैल्यूज वो शो करवा रहा है जो यहाँ पे रिजल्ट में। तो इसी तरह से एंड पे देखो ट्रू है और फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, ट्रू फॉल्स ट्रू, और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स, और ऊपर भी ट्रू है तो ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ रही है। उसके बाद मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये 5, और उसके बाद फॉल्स था आंसर और हमारा ट्रू था, ये 5 फॉल्स और ट्रू। तो हमारी सेम सारी वैल्यू बिल्कुल वैसे आ रही जैसे हमने पहले से कैलकुलेट कर ली थी, हमें पता था क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल थी। अब मैं आपको बताता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो हम जब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया कैश का, तो मैं कहता हूँ कि कैश प्लस कैश में न्यू कैश मजीद कुछ ऐड करना चाहते हैं, इस तरह से कैश प्लस 10 हो जाए। तो मैं अब आप इसको इसका रिजल्ट आपको शो करवाता हूँ। 50 आ रहा है, यहाँ देखिए मैंने कैश में वैल्यू स्टोर करवाई 50, फिर मैं कह रहा हूँ कैश में प्लस 10 ऐड हो जाए। तो जब मैं डिस्प्ले करता हूँ तो वो लेकिन मुझे ओरिजिनल रिजल्ट ही शो करवा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें प्लस 10 ऐड तो करवाया, लेकिन इस जब ऐड करवाने के बाद इस वैल्यू को दोबारा हमने कैश में स्टोर नहीं करवाया। ठीक है, ये जब तक हम इसको दोबारा कैश में स्टोर नहीं करवाएंगे वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही हमें शो करवाएगा। वो तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बता, ये इसमें आगे एग्जाम्पल में दिखाने लगा। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि कैश में वैल्यू को मजीद ऐड जो करना, वो मैंने ऑपरेटर का भी बता दिया किस तरह से करते हैं। इस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई 50, उसमें प्लस 10 ऐड किया। अब इसको जब तक हम कैश में वापस असाइन नहीं करेंगे वो हमारी वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। ये मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ, कुछ लोग इसी तरह से कैश मतलब जब इंक्रीमेंट करेंगे तो फिर इस तरह से करेंगे और फिर कहेंगे हमारी वैल्यू क्यों नहीं प्लस हो रही। तो जब भी आपने उस जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू में मजीद कुछ ऐड करना है तो उसके बाद आपने वापस उस वेरिएबल में उसको असाइन करना है। असाइनमेंट का मैंने पहले बता दिया कि इक्वल साइन की साइड पे जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होगा उसको असाइन हो जाएगी। तो ये 50 में हम इसमें 50 पड़ा हुआ था, इसमें 10 ऐड किया, दोबारा हमने कैश को साइन कर दिया तो अब कैश की टोटल वैल्यू 60 हो जाएगी। तो जो मैं साथ साथ आपको यहाँ पे कमेंट में बता रहा हूँ कि अब जब हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे तो इसमें 60 आना चाहिए। करवा के देख लेते हैं। अब देख रहे हैं पहली ओरिजिनल वैल्यू 50 थी, यहाँ पे वो करने के बाद ही बता रहा था, अब हमें 60 बता रहा है। अब ये जो है इसी चीज़ को सेम इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्या कहता है, कैश में आप ये साइन यूज़ करते हैं, कैश के अंदर हम 10 ऐड करें और फिर इसको स्टोर करवा दें। इसके कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, लेकिन ये उसका शॉर्ट मेथड है लिखने का। तो आप इस तरह से लिखा करेंगे कि कैश प्लस इक्वल टू 10, तो क्या करेगा कैश में प्लस 10 ऐड करेगा और फिर वापस कैश में स्टोर कर देगा। जो काम इस स्टेटमेंट में हो रहा है सेम उसको लिखने का एक शॉर्ट मेथड है। तो आप ये याद कर लें, ये और ये सेम है। तो हमारे पास पहले कैश में 60 पड़ा हुआ था, हम मजीद उसमें 10 ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 70 आना चाहिए। हम इसको चेक कर लेते हैं, आप देख रहे हैं कि रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम हमारे पास जो वैल्यू है इसमें अगर हम सिर्फ सिंपल 1 का एडिशन चाहते हैं तो उसको लिखने का तरीका ये है कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी हम चाहते हैं वो सिर्फ उसमें एक नंबर और ऐड हो जाए, यानी 1 सिर्फ प्लस हो जाए, तो इसको इंक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, हमारे पास पहले 70 पड़ा हुआ था, अगर हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि प्लस, इसको लिखने का तरीका ये है कि आप 2 प्लस साइन यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद वो वेरिएबल का नेम लगा देंगे। तो इसमें ये करता है पहले उस वैल्यू में +1 करता है, फिर उसको वापस स्टोर कर देगा पूरी जो वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे थे जिसमें हमने एडिशन करनी है। तो हम 70 है, उसमें हम +1 करेंगे तो 71 हो गया। हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं तो हमारा कैश अब क्या हो चुका है, 71 हो चुका है। अब देख रहे हैं कि 71 आ रहा है, यानी ये सिंपल उसमें 1 का एडिशन करेगा जिसमें जो वैल्यू आप उसको उस असाइन कर रहे हो जिसके साथ आप डबल प्लस साइन यूज़ कर रहे हो। इसमें पहले 70 पड़ा था तो आप उसमें 1 प्लस करके उसको हम वापस कैश में असाइन कर रहे हैं। तो कैश को जब यहाँ पे console.log में प्रिंट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू 71 आनी चाहिए। अब उसके बाद अगर ये है कि वो उसमें प्लस
पहले 1 प्लस करेगा फिर उसको आपको दे देगा। इसमें यह है कि कैश की वैल्यू पहले स्टोर करवाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी कैश में वो वापस इसमें स्टोर करवा देगा, फिर उसमें 1 प्लस कर देगा। तो हमारे पास पहले 71 था, तो ये इसमें वैल्यू स्टोर करवा देगा, तो 71 की वैल्यू इसमें 71 चला जाएगा, बाद में प्लस करवाएगा, यानी बाद में यहाँ पे प्लस करवाएगा। लेकिन क्योंकि उसने वैल्यू पहले उसको स्टोर करवा दी हुई है तो इसमें अभी वैल्यू 71 है, तो हमें वैल्यू 71 ही शो होगी, वो 72 नहीं करेगा। अभी देख रहे हैं आप वैल्यू 71 आ रही। बस ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग है, आप बस एक बार इसको याद कर लें कि जब ये इस तरह से करेंगे तो वो जो ये वाले वेरिएबल होगा उसमें पहले 1 प्लस करेगा फिर वैल्यू सेव करवाएगा। इसमें क्या करता है कि वैल्यू पहले ही वो सेव करवा देता है वेरिएबल में, उसके बाद क्योंकि हमने साइन बाद में यूज किए हैं तो वो फिर उसमें प्लस बाद में करवाता है, वैल्यू पहले सेव करवा देता है फिर बाद में प्लस करवाता है, तो उसका हमें फायदा नहीं होता। इसको करने का तरीका ये है कि आप इस तरह से यूज करें, ये वाला साइन वो पूरी वो कैश के साथ प्लस डबल साइन आप यूज कर देंगे, वो क्या करेगा कैश तो अब उसमें एडिशन कर देगा इस तरह से। तो फिर अब आप जब कैश को कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे तो वो रिजल्ट हमारा 72 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि वो रिजल्ट 72 हो चुका है। सो जब आपने प्लस का साइन इस तरह यूज करना है इंक्रीमेंट के लिए तो आप उसको फिर वापस कैश में स्टोर ना करवाएं, बल्कि आप उसको सिंपली यहाँ इस तरह से कॉल कर लें और फिर जब आप कैश को कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे तो आपका रिजल्ट सही आएगा जो आपको आप एक्सपेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हम माइनस का देख लेते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास अब 72 कैश हो चुका है और उसमें से हम चाहते हैं कि 10 माइनस हो जाए, तो 10 माइनस को जब हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे हमने क्या करना है कैश में से -10 करना और फिर वापस कैश में ही स्टोर करवा देना। तब हम जब कैश को कंसोल पर इस वेरिएबल कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे तो आंसर हमारा 62 आ रहा होगा। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है उसी तरह जैसे वो प्लस वाला साइन सेम था ये और ये, इस तरह इसमें जब माइनस का साइन यूज होता है तो वो भी सेम इसी तरह यूज होता है। पहले आप माइनस लगाओ यानी कैश में से -10 हो जाए, फिर जो वैल्यू आए वो वापस कैश में असाइन हो जाए। जब हम फिर कैश को डिस्प्ले करवाएंगे तो क्योंकि 62 था 62 में से 10 माइनस हो गया कैश में स्टोर हो गया। अब कैश को डिस्प्ले करवाएंगे तो किसी हमारे पास आंसर आना चाहिए 52। आप देख रहे हैं 52 आ रहा। ये आप एग्जांपल इसको आराम से समझे, देखें, अगर समझ नहीं आई तो इस वीडियो को पास करें, देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है बस, लेकिन पहली बार शायद आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको एक 2-3 बार प्रैक्टिस होगी तो फिर खुद ब खुद ये चीज़ जेब में बैठ जाएगी। इसी तरह हमने जैसे प्लस का साइन इंक्रीमेंट का यूज़ किया था, ये डिक्रीमेंट के लिए होता है। ये क्या करता है आपके पास जो वैल्यू होगी उसमें से -1 कर देगा और इसके लिए आपने डबल माइनस का साइन यूज़ करना है। तो अगर हम इसके पहले प्री इंडेक्स करते हैं तो इसको प्रीफिक्स करते हैं, मतलब पहले यूज़ करते हैं, तो फिर क्या करेगा वो पहले उसमें से माइनस करेगा फिर वो वैल्यू जो भी होगी वो रिटर्न करेगा। अब क्योंकि 52 था तो उसमें से -1 उसने कर दिया और वो जो वो वैल्यू आएगी उसके बाद वो कैश को असाइन कर देगा, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 51 का। आप देख रहे हैं 51 आ गया। अब इसमें से अगर हम वही पोस्ट फिक्स यूज़ करते हैं बाद में साइन यूज़ करते हैं तो क्या करेगा वो वैल्यू पहले इसको असाइन कर देगा यहाँ पे, यानी जो भी इसके पास पड़ा हुआ है वो इसको असाइन कर देगा और बाद में इसमें से माइनस करेगा, यानी 51 इसको असाइन कर दिया और बाद में इस जगह पे माइनस करता रहेगा, लेकिन उसका हमें फायदा को नहीं, वो वैल्यू तो असाइन हो जाएगी इस जगह पे और आप जब इस वैल्यू को कॉल करेंगे तो वो हमें 51 दे रहा होगा। इसका तरीका ये है कि आप उसको सिंपल यूज़ करो, उसको वापस वैल्यू को असाइन ना करो, सिंपल ये स्टेटमेंट इतनी यूज़ करो तो वो क्या करेगा ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें से -1 कर देगा। यहाँ पे 51 था तो उसमें से -1 उसने कर दिया तो 50 हो गया। जब आप कैश को इस तरह से जब कैश को आप कंसोल पे प्रिंट करवाओगे तो फिर वो हमें आंसर 50 दे रहा होगा। आप देख रहे हैं 50 आ गया। तो ये डिक्रीमेंट के लिए यूज़ होगी। जब भी आपने किसी नंबर में से कुछ -1 करना हो तो फिर हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और किसी नंबर को +1 करना हो तो हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। आप ये याद कर लीजिए, आगे काफ़ी यूज़ होंगी, बस ये याद कर लेंगे कि +1 करना हो किसी भी नंबर को तो ये स्टेटमेंट है और -1 करना तो सिंपल उसका माइनस का साइन लग जाएगा। और ये साइन और ये ऑपरेटर और ये दोनों सेम है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। कैश इक्वल टू कैश -10 करने के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कैश इसके साथ माइनस
यानी कैश में से -10 हो, फिर जो वैल्यू आए वो वापस कैश में स्टोर हो जाए, इक्वल टू। तो यही हमारा तो पता है असाइनमेंट ऑपरेटर भी है इक्वल जो साइन करने के लिए। तो इसको इसी स्टेटमेंट में लिखने का ये एक शॉर्ट मेथड है। ये था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के। अब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, तो लॉजिकल ऑपरेटर ये एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ये सारे एक्सप्रेशन, इन सबको एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो यूज़ हो रहा होता है, ये सारे एक्सप्रेशन होते हैं। इन एक्सप्रेशन को यूज़ करने जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट हो रही हो, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर, इनको कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर होता है कि इसमें हमारे पास वैल्यू, इसकी दोनों साइड पे जो एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं और तो उनकी वैल्यू ट्रू होगी तो ये वैल्यू ट्रू, ओवरऑल सारा ट्रू होगा तो वैल्यू ट्रू आएगी। एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ए 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, 1 लेस देन है 4, ठीक हो गया। उसके बाद वो चेक करेगा ए स्ट्रिंग इक्वल टू ए स्ट्रिंग, दोनों इक्वल है, बिल्कुल सेम है, तो आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा। अब सेकंड जो एग्जांपल उसमें देख लें, 9 ग्रेटर देन 10 है, फॉल्स है। 9 ग्रेटर देन 10 नहीं हो सकता, 9 लेस देन 10 है। तो जहाँ पे ये चीज़ फॉल्स होगी तो वो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए सब सारे एक्सप्रेशन का ट्रू होना जरूरी है। जब वो एक भी उसे फॉल्स मिल गया तो वो फिर आगे कैलकुलेट क्यों करेगा, क्योंकि उसका उससे फायदा नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरी स्टेटमेंट जितनी भी होगी सबका ट्रू होना जरूरी है। तो पहले ही फॉल्स हो गया तो वो वहीं से हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसका आंसर, ये जो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इनका भी जो रिजल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स में आता होता है। तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो पहला ही इसका गलत हो गया तो आगे चेक ही नहीं करेगा। दोनों का ट्रू होना जरूरी है तो फिर आंसर ट्रू देगा। एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह वो कह रहा है कि एबीसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है, 3 है। 3 हमारे पास करेक्टर है, लेंथ 3 है, 3 इक्वल टू 3, ये ट्रू है। और एंड का ऑपरेटर यूज हो रहा है, 1 + 1 2 होता है, 2 इक्वल टू 4 है, नहीं फॉल्स है, तो फिर हमें फॉल्स आंसर दे देगा। पहला एक्सप्रेशन ट्रू था हमारा, दूसरा फॉल्स था, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को ट्रू होने के लिए उसके सारे एक्सप्रेशन का ट्रू होना जरूरी है। तो ये फॉल्स हो गया तो इसलिए हमारा आंसर भी फॉल्स हो गया। और अब हम देख लेते हैं और को। अच्छा, और में क्या है कि हमारी एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो वो हमें वहीं से ट्रू रिटर्न करवा देगा। उसके लिए सारी एक्सप्रेशन को चेक करना जरूरी नहीं है। उसको जब भी एक एक्सप्रेशन ट्रू मिल जाएगा, चाहे स्टार्ट में मिले, चाहे दरमियान में मिले, या फिर एंड पे, अगर ये एक्सप्रेशन लंबे होते जाए तो वो जब भी उसको ट्रू मिलेगा वो हमें ट्रू रिटर्न करवा देगा। लेकिन जब उसको कुछ भी ट्रू नहीं मिलेगा तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। जैसे यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो फॉल्स है ना, तो वो तो क्या करेगा, फिर आगे चेक करेगा कहीं और ट्रू तो नहीं, वो आगे चेक करेगा उसको ट्रू मिल जाए। तो अगर तो उसको फॉल्स मिलता है तो वो फिर एंड तक जाएगा, चेक करता जाएगा, शायद उसको ट्रू मिल जाए आगे जाके। तो यहाँ पे वो 10 इक्वल टू 10 है तो ट्रू हो गया। तो हमारा पहला फॉल्स था, दूसरा ट्रू था, तो ये और का ऑपरेशन है कि इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक भी ठीक हो गया तो हमें ट्रू मिल गया, मिलना चाहिए, तो वो हमें मिल गया। इस तरह 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आता है, 5 इक्वल टू 5 है, ट्रू है, तो वो यहीं से हमें क्या करवा देगा, ट्रू रिटर्न करवा देगा। आगे इसके बाद जो है वो उसे चेक ही नहीं करेगा, उसे बस ट्रू मिल गया तो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। तो ये 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड है, ये फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह इसकी हम ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एज इक्वल टू 76 है। वो अब हम इसे कंडीशनल में यूज करते हैं फॉल्स में, कि एज लेस देन 6 है, फॉल्स है, जबकि एज तो 76 है। अब हम कहते हैं या फिर एज क्या हो, ग्रेटर देन 65 और इक्वल टू 65 है। एज हमारी ग्रेटर देन 65 है तो ये चीज़ ट्रू होगी, ट्रू। तो ये हमारा जो ब्लॉक, ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर ब्लॉक होगा, ये हमारा रन हो जाएगा। ये कंसोल में जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी ये रन हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों फॉल्स हो जाते तो फिर ये वाली स्टेटमेंट थी वो हमारी रन होनी थी। इस तरह ये नॉट ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 0 इज इक्वल टू 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन जब इसके साथ हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क यानी नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये क्या कर देगा, रिजल्ट हमारा फॉल्स डिस्प्ले करवाएगा। इस तरह 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, 3 लेस देन 4 है, बिल्कुल ट्रू है, इसका आंसर आ गया ट्रू। लेकिन जब हम इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो आंसर ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो अब मैंने इसके लिए कुछ एग्जांपल है वो अब आपको दिखाता हूँ। मैंने
लॉजिकल की। अच्छा, सबसे पहले एंड की देख लेते हैं। एंड में क्या है, मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन की दोनों साइडों पे ट्रू आ रहा होगा तो हमारा आंसर ट्रू रिटर्न करेगा, यानी एक्सप्रेशन की ये भी, यहाँ जो भी एक्सप्रेशन होगा वो भी ट्रू हो, फिर एंड ऑपरेटर के बाद जो एक्सप्रेशन यूज हो रहा है वो भी ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा। इसी और अगर एंड ऑपरेटर के किसी भी साइड में फॉल्स आ गया तो ये हमें रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करवाएगा। हमारा पहले एक्सप्रेशन का रिजल्ट था फॉर एग्जाम्पल ट्रू आता और सेकंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता, तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न करवाना था। और अगर हमें ये शुरू में फॉल्स दे देता तो फिर इसने इसको चेक ही नहीं करना, क्योंकि इसके ट्रू होने के लिए इसके सारे एक्सप्रेशन का ट्रू होना जरूरी है। लेकिन जब हमें पहले ही फॉल्स मिल गया तो आगे चेक ही नहीं करेगा, रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करवा देगा। इसी तरह यहाँ पे फिर रिजल्ट फॉल्स आया तो वो बाद में उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बेशक सेकंड वाला फॉल्स भी होता तो उसमें उसको चेक ही नहीं करना था, वो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देना था। इसमें तो दूसरा ट्रू था ना, इसमें दूसरा भी फॉल्स है, लेकिन वो हमें पहला जब उसका फॉल्स आएगा तो एंड ऑपरेटर में उसका कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा, वो हमें वहीं से वैल्यू रिटर्न फॉल्स करवा देगा, वो आगे चेक ही नहीं करेगा। इसी तरह कैट और यूज की है हमने डॉग। तो ये मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि कोई एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई स्ट्रिंग में करेक्टर पड़ा होगा तो उसकी जो नेचर है वो ट्रूथ ही होगी। तो अगर ये इस तरह से कुछ ना पड़ा होता तो फिर इसकी नेचर फॉल्स ही हो जानी थी। लेकिन आप इसमें आपको पता कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो ये यूँ समझ लें इसकी नेचर ट्रूथ ही है, तो इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी। तो जब उसके पास इस तरह स्ट्रिंग हम देंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, आप इसको समझ लें। जब भी इस तरह हम उसको स्ट्रिंग कंपेयर करवाने के लिए देंगे जिसमें कुछ वैल्यू पड़ी होगी, तो फिर अगर दोनों में स्ट्रिंग में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, वो एम्प्टी नहीं है इस तरह से, तो वो हमें फिर क्या करेगा, एंड वाली जो स्ट्रिंग होगी उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी हमें वो रिटर्न करवा देगा। सही है, ये आप केस है, ये आप समझ लें। आगे फिर इसको डिटेल से देखेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमें उसने यहाँ पे फॉल्स है, तो क्योंकि फॉल्स यहाँ पे आ गया पहले ही, तो बाद में जो भी पड़ा उसकी उसे वो केयर नहीं करता, वो हमें यहीं से उसको फॉल्स मिल गया है एंड ऑपरेटर में, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा। क्योंकि इस एक्सप्रेशन के ट्रू होने के लिए सारे एक्सप्रेशन का ट्रू होना जरूरी है, लेकिन हमें पहले ही फॉल्स मिल गया तो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा। इसी तरह वो उसे पहले ट्रू मिला क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, लेकिन आगे जाके उसको फॉल्स मिल गया तो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा। और में फिर ये और ऑपरेटर की एग्जांपल है कि उसे शुरू में ट्रू मिला और बाद में ट्रू मिला, तो वो सारी इसमें उसको ट्रू मिले तो उसने हमें ट्रू रिटर्न करवा दिया। और ऑपरेटर में पहला एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है और फिर और ऑपरेटर के बाद ट्रू आता है, तो फिर हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा। क्योंकि और का मतलब यही है कि कोई एक भी ट्रू हो गया तो हमें वो ट्रू रिटर्न करवा देगा, अगर सारे फॉल्स आएंगे तो फिर हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। तो यहाँ भी ये ट्रू आ गया, फिर वो चेक करेगा आगे जाके, ये ट्रू आ गया तो फिर आगे चेक नहीं करेगा, वो हमें ट्रू सीधा सीधा रिटर्न करवा देगा, क्योंकि कोई एक भी एक्सप्रेशन में से ट्रू हो गया तो हमें वो ट्रू रिटर्न करवा देता है। तो ये यहाँ पे फॉल्स आ गया तो फिर वो दोबारा चेक करेगा नेक्स्ट ऑपरेशन एक्सप्रेशन, तो ये भी फॉल्स हो गया तो हमें वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा। ये एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारे पास, वो पहली ये स्ट्रिंग है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, तो हमारी पहली स्ट्रिंग ही ट्रू होगी। अगर ये एम्प्टी होती तो फिर वो आगे जाता है, क्योंकि ये फॉल्स है, इसकी नेचर फॉल्स है। मैंने आपको एक पहले बताया था, ये हो गया या जीरो हो गया या फॉल्स हो गया या नल हो गया या अनडिफाइंड हो गया, तो इनकी नेचर फॉल्स होती है। ये नेचर में फॉल्स होते हैं, ये हमें रिटर्न फॉल्स कराते हैं। इसके अलावा कुछ भी होगा वो नेचर में हमें ट्रू रिटर्न करवाते हैं। तो ये जब भी हम कंडीशन में ये देंगे, इस तरह से कोई स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए दे देंगे, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है। ये इसका तल्लक सिर्फ ये समझ लें एम्प्टी होने और या ना होने से है। क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग ट्रू है, और ऑपरेटर क्योंकि और यूज हो रहा है तो हमें पहले ट्रू मिल गया, हम आगे जाएंगे नहीं, हमें वो इस स्ट्रिंग में जो पड़ा हुआ है वो वैल्यू रिटर्न करवा देता है। बस इसमें ये समझ लें कि इसमें जब कोई वैल्यू पड़ी होती है तो वो वैल्यू रिटर्न करवा देता है, और वैसे एक्सप्रेशन ट्रू फॉल्स हो रहे हो तो फिर उनकी वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाता है। और इस स्ट्रिंग के केस में हमें वो स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न करवा देता है अगर ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स होती, इस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग होती, तो फिर वो और ऑपरेटर के बाद ये चेक करता, तो इसमें उसको ये क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो ये ट्रू है, तो फिर हमें कैट की जगह पे डॉग रिटर्न करवा देता। क्यों, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे उससे पहले स्ट्रिंग ही एम्प्टी नहीं मिली, उसमें वैल्यू थी, तो हमें फिर उसने उसकी वैल्यू रिटर्न करवा दी है।
ये मेरा ख्याल अब आपको समझ आ जाएगी। अब इस तरह पहला केस, उसमें वो एक्सप्रेशन यहाँ पे कोई, ये मैं जो ट्रू एंड फॉल्स यूज़ कर रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ पे कुछ समय आप एक्सप्रेशन लिखे हुए थे, जैसे ये समझाने के लिए कि उनका जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आ रहा है। मैं आपको समझा रहा, क्योंकि वैसे वो एग्जाम्पल में लंबा हो जाना था, तो ये इसका जो रिजल्ट है ना ट्रू या फॉल्स आए, तो फिर ये और ऑपरेटर क्या करेंगे वो समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे टू ग्रेटर दैन थ्री, मतलब इस तरह से आप ये समझे, इसका आंसर अगर ट्रू आता तो फिर ये ट्रू होता, तो फिर हमें जारी बात है, तो हमें ट्रू रिटर्न करवा देता। तो अगर हम कहते हैं कि 5 ग्रेटर दैन 3 है, फॉल्स है, तो यूँ समझ लें कि इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट है जो मैं आपको यहाँ पर ट्रू या फॉल्स की सूरत में लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कैट ट्रू है, तो हमें कैट रिटर्न करवा देगा, क्योंकि उसको पहले ही एक्सप्रेशन से पहले एक्सप्रेशन में ही ट्रू वैल्यू मिल गई, तो हमें उसकी वो वैल्यू रिटर्न करवा देगा। अब नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अगर तो वैल्यू ट्रू होगी तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो हमें वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा। अगर फॉल्स होगी तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें ट्रू रिटर्न करवा देगा। इसी तरह कैट, क्या ये आप समझ लें, कैट हमारे पास नेचर में ट्रू थी, यानी इसकी वैल्यू ट्रू थी। ये कोई एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। जब कोई स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होगी तो उसकी वैल्यू ट्रू आएगी हमारे पास। जब वो ट्रू आ रही थी तो उसके साथ जब हमने नॉट ऑपरेटर लगाया तो उसने हमें फॉल्स रिटर्न करवा दिया। ये मैंने अब कुछ एग्जांपल भी वैल्यू दे के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपको अगर ऊपर कुछ कंफ्यूजन हो गया तो वो अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन ये वही एग्जांपल है जो क्लास में सर ने समझाई थी। एन की वैल्यू 5 है, एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, एन ग्रेटर दैन तो नहीं है 5 से, क्योंकि इसमें भी 5 है, लेकिन इक्वल टू 5 है, ये ट्रू हो गया। अब वो कह रहा है कि एन लेस देन 5 है, बिल्कुल एन में 5 पड़ा हुआ था, एन लेस देन 5 है, दोनों ट्रू होंगे तो हमारी वैल्यू ट्रू आ रही है। ये पहला केस भी हमारा ट्रू था, ये सेकंड भी ट्रू था, तो हमारा ट्रू आ गया। अब एन इक्वल टू 5 तो है, लेकिन एन ग्रेटर देन 5 नहीं है, एन में 5 पड़ा है, 5 ग्रेटर देन 10 कैसे हो सकता है। तो ये हमारा सेकंड जो एक्सप्रेशन, उसका रिजल्ट फॉल्स आया, तो इसलिए हमारा ये ओवरऑल रिजल्ट इस स्टेटमेंट का फॉल्स आएगा। उसके बाद ये एन इक्वल टू 5 है, लेकिन एन, ये मैंने 3 का बना के दिखा दिया, 3 एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं एंड में। तो एन लेस देन 10 है, बिल्कुल ट्रू है, और बट एन लेस देन 3 है, नहीं, 5 लेस देन 3 नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमारा एंड पे जाके फॉल्स आया। वो चेक करता जाएगा, जब तक उसको फॉल्स नहीं मिलता वो फॉल्स रिटर्न नहीं, वो फॉल्स, जब जब एक्सप्रेशन सारे चेक करता जाएगा, जब उसको फॉल्स मिलेगा वो वही रुक जाएगा और हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करवा देगा। अब इसमें सारी एक्सप्रेशन में तीनों एक्सप्रेशन ट्रू है। ये एन इक्वल टू 5 है, एन लेस देन 10 है, एन ग्रेटर देन 5 है, ट्रू ट्रू ट्रू, सारे एक्सप्रेशन ट्रू हुए, तो फिर उसने हमें जाके ट्रू रिटर्न करवाया इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। मैं आपको ये बात समझा दूँ कि एंड ऑपरेटर में जब भी उसको सारे एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगे तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करवाएगा। अगर एक भी एक्सप्रेशन उसे फॉल्स मिल गया तो हमें वो वैल्यू फॉल्स रिटर्न करवाएगा। लेकिन और ऑपरेटर में ये होगा, उसको अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू मिल गया तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करवा देगा, लेकिन अगर उसको सारे एक्सप्रेशन ही फॉल्स मिलेंगे फिर उसकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न करवाएगा। ये दो बातें सिर्फ आप याद रख लें। अब ये देखें, एंड ये एन ग्रेटर देन 5 है, लेकिन एन लेस देन 10 नहीं, एन ग्रेटर देन 5 है, नहीं, एन इक्वल टू 5 है, क्योंकि इसमें भी 5 पड़ा हुआ है, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। अब और ऑपरेटर को ही एग्जांपल देख लें कि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये एन इक्वल टू 5 है, एक्सप्रेशन ट्रू है, तो हमें आगे वो देखेगा ही नहीं कि क्या कर रहा है, तो ये हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करवा देगा। इसी तरह एन ग्रेटर देन 5 है, नहीं, एन ग्रेटर देन 5 नहीं है, फिर वो क्या करेगा, आगे जाएगा, चेक करेगा, एन लेस देन 10 है, हाँ एन में 5 पड़ा हुआ है तो 5 लेस देन 10 है, ट्रू कह रहा है, तो हमें ट्रू रिटर्न करवा देगा। और ऑपरेटर में एक भी ट्रू मिल गया, बेशक उससे पहले फॉल्स आ रहे हो, तो हमें ट्रू रिटर्न करवा देगा। एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स मिल गया, बेशक उसके बाद बेशक जितने भी ट्रू आ रहे हो, तो हमें वो फॉल्स रिटर्न करवाएगा। इस तरह ये थोड़े बड़े एक्सप्रेशन मैंने यूज़ किए हैं 3 के साथ। एन ग्रेटर देन 20 है, 5 ग्रेटर देन 20 नहीं हो सकता, तो फिर चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 10 है, ये भी फॉल्स है। वो अब चेक करेगा 5 ग्रेटर देन एन एन ग्रेटर देन 5 है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि एन इक्वल टू 5 है, तो सारे फॉल्स हैं, इस वजह से उसने फॉल्स रिटर्न करवाया रिजल्ट। अब ये एन ग्रेटर देन, इन 5 ग्रेटर देन 20 फॉल्स है, 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है, 5 इक्वल टू 5 ये ट्रू है, तो फिर जाके हमें रिजल्ट वो ट्रू रिटर्न करवाएगा। इसी तरह ये नॉट की एग्जांपल है, नॉट ऑपरेटर की, एन लेस देन 10 ट्रू है, लेकिन ट्रू को जब हम नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो फॉल्स बना देगा।
अब इसी तरह n ग्रेटर देन 10 ये फॉल्स था, फॉल्स को नॉट ऑपरेटर लगाएंगे, ट्रू बना देगा। इसका रिजल्ट हम देखते हैं, ये इसका रिजल्ट है जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, मेरा ख्याल है सेम वैसे ही है। फिर एक बार देख लेते हैं एंड में, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, उसके बाद है फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, और उसके बाद है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, हाँ ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये हमारे सारे रिजल्ट यहाँ पे शो करवा रहा है जो कि सेम है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वीडियो चूँकि काफ़ी बड़ी हो गई थी तो इस वजह से मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर वर्सेस ट्रांसपाइलर, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे फंक्शन और एरो फंक्शन में डिफरेंस क्या है, और होस्टिंग। तो इसके साथ साथ एक दो टॉपिक और है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। और इसके इसके साथ अगर मुझे भी कुछ रहता होगा तो वो मैं सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी इस वजह से। लेकिन इस वीडियो में हमने एक तो सारा जो लेक्चर था वो रिकैप किया, उसके साथ साथ मैंने रिवाइज कर दी हर चीज़ जो अभी तक हमने पढ़ी थी। तो जिस बंदे ने सिर्फ यही एक वीडियो देख लिया उसको सारी समझ आ जाएगी अभी तक। अब उसका अगर कोई भी इशू रहता होगा तो वो सारे के सारे इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाएंगे। इसमें सारे कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं शुरू से लेके अब तक जितना भी हमने पढ़ा था, इस वजह से वीडियो काफ़ी डिटेल में बनी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो ये सेकंड पार्ट वीडियो का उसमें मैं इन बाकी कंसेप्ट पे डिस्कस करूंगा और वो एक्सप्लेन करूंगा।